अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं कैमरोलॉजी डिपार्ट से हूँ। मैं प्रीवियस कराची यूनिवर्सिटी और मेरा आज का जो टॉपिक है वो FIR है और हम आज FIR के बारे में पढ़ेंगे कि FIR क्या है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को FIR के बारे में पता होता है, हमने पढ़ा भी होता है बुक्स में, लेकिन हमें उसकी जो लीगल जो प्रोसेस है उसके बारे में नहीं पता होता। तो हम आज उसका जो सारा प्रोसेस है जो एक पुलिस स्टेशन में एक फॉलो किया जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली FIR होती क्या है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यही मतलब है कि कोई भी ऐसा क्राइम हो जो काबिल दस्तरअंदाजी हो और उसके लिए हम कहीं पे कंप्लेन करते हैं किसी के खिलाफ या कोई भी ऐसा जुर्म हो पुलिस स्टेशन में, तो हमें उसके लिए पहले FIR करवानी पड़ती है। असल में उसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑफेंस यानी जुर्म का होना लाजमी है। तो जुर्म क्या है? जुर्म में ये 5 चीज़ें होती हैं जिसके बिना पर एक जुर्म कंसीडर किया जाता है। जैसे उसके 5 एलिमेंट है: एक मेंसरिया, एक्सरिया, काजेशन इट मींस कंकरेंस, लीगलिटी और पनिशमेंट। इसमें क्या होता है कि मेंसरिया में ये होता है कि एक बंदा जो कि क्राइम करने के लिए सोचता है और उसके बाद सोचने के बाद उसको अपने अमल में लाया जाए, यानी वो कोई एक्शन करता है। किसी बंदे ने सोचा कि मैं एक बंदे का मर्डर कर दूं और उसने वो कर दिया, उसने क्या कर दिया? एक्टस लिया, उसने ये एक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है? काजेशन। उसका काज में अगर वो जिसको वो कोई क्राइम कर रहा है और उसके इफेक्ट हो उस पर और वो बंदा वो मर जाता है, तो उस पर क्या होगा? काजेशन। और लीगलिटी में होता है कि हमारे कानून में, हमारे जो पाकिस्तान पिनल कोड होता है उसके तहत उसकी सजा मुकर्रर की गई हो हमारे कानून के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हो? लीगलिटी यानी उसमें लीगली पनिशमेंट या उसकी सजा मुकर्रर की गई हो। और उसकी बात करें पनिशमेंट के, जिस क्राइम के मुताबिक जो उसने क्राइम किया उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट दी जाए। और पनिशमेंट्स में क्या आते हैं? पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। इसके बिना पे हमें पनिशमेंट जो है ना लागू होती है, जो पूरा प्रोसेस है पनिशमेंट का, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है वो आता है किसमें? CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें क्या होता है? ये 1888 में ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ, कानून, और उसके 556 सेक्शन है, ठीक है। और इसके बिना पे ये जो प्रोसेस है, जो कि किसी भी क्राइम या किसी भी पावर को जो प्रोसेस है वो इसमें बताए जाते हैं CRPC के तहत कि कौन कौन से सेक्शन के तहत कौन से पर्दे को पावर किए गए हैं और उनके सारी डिटेल्स इसमें है, ठीक है। अब हम आते हैं FIR पे, ठीक है। ये 5 चीजें जो ना जुर्म में होना लाजमी है, क्राइम में होना लाजमी है। हम उसको ऑफेंस भी कहते हैं, क्राइम भी कहते हैं, ठीक है। इन 5 चीजों के बाद फिर जाके बनती है FIR, ठीक है। वो क्राइम जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, यानी जिसका कोई मेन रीजन हो और जिसपे वो डायरेक्ट SHO FIR कर सकता है, क्योंकि इसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये बगैर वारंट किसी को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? NC का क्या मतलब होता है? NC का मतलब होता है नॉन कॉज मैटर। एक FIR का मतलब है कॉग्निजेबल मैटर, ठीक है। और NC का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल मैटर या एक्शन कि जिसका कोई डायरेक्ट मतलब FIR ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर ऐसा कोई क्राइम हो जिसकी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ता है। पहले हम FIR क्लियर करते हैं। FIR क्या होता है? FIR के लिए 154 अंडर सेक्शन CRPC के तहत हम FIR करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर एक FIR करता है, जो ड्यूटी ऑफिसर होता है उस टाइम का, जिस टाइम FIR दर्ज की गई हो। उसके बाद क्या होता है?
एक एफआईआर के बाद एनसी का भी लिखते चले। एनसी होती है 55 अंडर सेक्शन के तहत। अब एफआईआर में क्या होता है कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो एफआईआर के बाद एक 156 के तहत क्या होता है, सॉरी 157 के तहत क्या होता है कि एक ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बगैर किसी वारंट के किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है और उसकी रिमांड में उसकी तफ्तीश कर सकते हैं, उससे इंट्रोगेशन कर सकते हैं, उससे उस क्राइम के बारे में पूछ सकता है। 156 के तहत, ठीक है। और 151 के तहत पुलिस एक स्टेटमेंट लेती है किसी से, ऑफेंडर से, जो वो क्राइम करता है उसकी स्टेटमेंट लेती है। उसके बाद क्या होता है, एक ऑफिसर को अख्तियार है, अगर वो पूरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और बंदा नहीं है, गिल्टी नहीं है, और वो तो उसको पुलिस 169 के तहत बेल भी दे सकती है। ये एक एसएचओ के पास पावर होता है कि वो किसी भी मुजरिम को या किसी भी बंदे को बेल दे। ये पावर है लेकिन यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसके बाद अगर कोई बंदा ऑफिसर यूज करता है पावर और 169 के सेक्शन का यूज करता है, तो उसमें ये क्या होता है कि वो दोबारा उस बंदे को नहीं बुला सकता, उसके पास फिर अख्तियार नहीं होता कि दोबारा उसको अपने हिरासत में या रिमांड में ले। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, 157 के तहत एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक ऑफिसर उससे एक उसको जाके कोर्ट में उनकी जो विटनेस उनकी जो स्टेटमेंट होती है कोर्ट में ले जाता है। उसको एक चालान 173 के तहत एक चालान होता है जो कोर्ट में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 173 ये कहां पे होता है, ये कोर्ट में होता है। और उसमें क्या होता है 154 प्लस 154 एफआईआर और एक बयान रिवीजन का होता है और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी उसकी उस केस में होते हैं वो जाके कोर्ट में जमा करवाते हैं। उसके बाद बंदा चाहे तो वो एक बेल, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा अरेस्ट हो गया और उसको बेल चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ बेल का ये क्या होता है कि वो एक 498 के तहत एक बेल होती है जो प्रोटेक्शन बेल कही जाती है, और वो बंदा आफ्टर अरेस्ट भी उसके पास उसकी जो ना कोर्ट से बेल ली जा सकती है। और अगर वो बंदा मुल्क में या किसी जगह पे मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे जब नहीं है, मौजूद नहीं है, नहीं तो वो किसी भी सूबे की हाई कोर्ट से एक बेल लेगा, प्रोटेक्शन बेल जिसको कहा जाता है, और बाद में आके उसी जहाँ पे उसके ऊपर एफआईआर वहां से एक बेल लेगा, ताकि उसको पुलिस फिर अगर उसने बेल ले ली ऑलरेडी तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास एक अंडर सेक्शन 498 के तहत उसको अख्तियार दिया गया है, कोर्ट उसको बेल दे देती है, उसको अख्तियार देती है कि आपको अब कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। काफी लोग होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता कि वो नहीं चाहते कि हमें पुलिस अरेस्ट करे और हमारी सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो, तो इसलिए वो ऑलरेडी हाई कोर्ट से एक बेल लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बेल। ठीक है, ये सारा नोट कर लें। और दूसरी बात, एफआईआर ये 2 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, रजिस्टर नंबर 1 एफआईआर और रजिस्टर नंबर 2 रोजनामा में क्या होता है कि ऐसे एनसी का मतलब ये होता है कि ऐसे आपके मैटर होते हैं जो आप डायरेक्ट किसी पे एफआईआर नहीं करवा सकते। हमें नहीं पता, हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, हमारी एनसी गुम हो जाती है, हमारे ऐसे कोई भी
डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जिसपे हम डायरेक्ट किसी पे एफआईआर नहीं करवाते, हमें नहीं पता कि ऑफेंस किसने किया है, तो उसके लिए हम एक एनसी के लिए एक डेली डायरी है जिसको हम रोज नाम के नाम से जानते हैं, उसमें आपकी एक रजिस्ट्री होती है ताकि कोई भी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आपके डॉक्यूमेंट्स आपका एनएससी या आपके घर के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं तो उसकी मुतलका थाने में आपकी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड आपका मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अब एक पूरा प्रोसेस जो है एनसी का, अब एनसी अगर कोई एसएचओ आपकी एफआईआर नहीं काटा, अब आपको क्या करना है, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक आपकी एप्लीकेशन या आपकी अपील जाएगी स्टेटमेंट, वो किसके पास जाएगी, आप एसपी को दर्ज करेंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट के एसपी को। ठीक है कि मेरे साथ ये मसला है और आपका एसएचओ मेरी एफआईआर नहीं दर्ज करा, तो लिहाजा मेरी एप्लीकेशन मंजूर की जाए और मेरी एफआईआर की जाए। ठीक है, तो उसके अगर एसपी भी आपकी इसको रिजेक्ट कर रहा है तो क्या आप करेंगे, एक जस्टिस ऑफ पीस यानी उस डिस्ट्रिक्ट का जो पीस के पास जाते हैं, यानी एक जज के पास जो सेशन कोर्ट का होता है, सेशन कोर्ट का जज होता है। ठीक है, उसके पास आप जाएंगे। अब उसके पास क्या होती है, एक पार होते हैं अंडर सेक्शन 22A के पास ये अख्तियार है कि जज किसी के खिलाफ कोई वारंट जारी कर सकता है ताकि एसएचओ को हुक्म दे सकता है कि आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और वो किस सेक्शन के तहत एफआईआर एक हुक्मनामा जारी करता है, अंडर सेक्शन 22B के तहत। ठीक है, इस पे एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज करता है और किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके पास क्या होता है कि इससे पहले जो जज होता है वो एक इशू ऑफ द प्रोसेस आपसे क्या लेता है, एक एग्जामिनेशन लेता है। ठीक है, कि वाकई आपने कोई जो आपका जो मैटर है ये कागजेबल है या वाकई इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो उसके लिए एक जज जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है, उस के बिहाफ पे आपकी एक एफआईआर दर्ज होती है और आप कंप्लेन जो करेंगे जज को, जो एक एप्लीकेशन देंगे जज को, वो देंगे अंडर सेक्शन 200 सॉरी अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, इसके तहत आप जज को एप्लीकेशन देंगे, उसके बिना पर ये जज अपनी पावर अख्तियार आप करके एक वारंट जारी करेंगे, एक ऑर्डर देगा किसको, एसएचओ को, कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और आगे इसके काम को अमल में लाया जाए। ठीक है, आज का ये आपका टॉपिक पूरा हुआ एफआईआर का, कि एफआईआर के लिए हमें क्या करना चाहिए और एक ये पूरा प्रोसेस था। सो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।